हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोनस ट्यूटोरियल्स पे। वेल एज आई सेड, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो आपके जो नीट पीजी के मैरो के नोट्स हैं, विच इज़ समथिंग विच यू बाय ऑनलाइन एंड शॉज गायनेकोलॉजी एंड सम एमसीक्यूज, ये सब कंबाइन करके मैं एक छोटा सा लेक्चर बनाती हूँ आपके लिए, विच विल बी हेल्पफुल फॉर योर रिविजन, राइट। तो ये टॉपिक बहुत दिनों से अवेटेड था, ब्लड सप्लाई एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। तो क्योंकि लिम्फेटिक ड्रेनेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके जब आप कैंसर्स पढ़ेंगे तो उनका स्प्रेड लिम्फेटिक ड्रेनेज के थ्रू होता है। वो कैसे होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम मोटा मोटे तौर पे बस वो 3-4 जो मेन आर्टरीज हैं जो कि जेनाइटल ऑर्गन्स को सप्लाई करती हैं, उनका ओरिजिन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब आप सर्जिकल एनाटॉमी पढ़ेंगे तो यूरेटर का रिलेशन एंड रिलेशन विद अदर स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन आर्टरीज को हम पढ़ेंगे। ये मैंने कंसाइज सा एक डायग्राम बनाया जिसको मैं अभी एक एक करके आपको बताऊंगी, और आज हम सिर्फ ब्लड सप्लाई यानी कि आर्टीरियल एंड वीनस सप्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो कमिंग टू द फर्स्ट आर्टरी विच अराइजेस फ्रॉम द एओर्टा डायरेक्टली। Now as you can see, this ovarian artery arises from the aorta and it is just below the renal arteries. ठीक है, तो रीनल आर्टरी एओर्टा से निकली, यानी कि किडनी का लेवल, यानी कि जहाँ पर आपका थोरैसिक केज जो है जस्ट खत्म होता है, उसके जस्ट पीछे किडनी होती है, तो एट दैट लेवल ये आर्टरी निकलती है, रीनल आर्टरी। उसके जस्ट नीचे से ओवेरियन आर्टरी निकलती है। तो यूट्रस तो बहुत नीचे है, ओवेरियन आर्टरी ऑलमोस्ट आपके थोरैक्स के जहाँ खत्म हुआ, एब्डोमेन शुरू हुआ, वहाँ से निकली। और इसका कोर्स क्या रहता है, इट जस्ट गोज डाउनवर्ड्स, इसको नीचे जाना है यूट्रस के पास। तो इट फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से इट गोज डाउनवर्ड्स। ये आपको दिख रहा है यूरेटर आ रहा है किडनी से, यूरेटर को ये क्रॉस करती है और थोड़ा सा ऐसे कर्व करके क्रॉस करती है। तो इट इज़ इन फ्रंट ऑफ द यूरेटर। यूरेटर बिल्कुल पीछे रहता है, बिल्कुल ही रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है ये। तो ओवेरियन आर्टरी गोज डाउनवर्ड्स, इट क्रॉसेस यूरेटर एंड देन इट क्रॉसेस द एक्सटर्नल आइलियक। एज यू कैन सी, ये है एओर्टा। एओर्टा आपको पता है हार्ट से निकलने के बाद एट द लेवल ऑफ अराउंड L4, दैट इज लंबर 4 वर्टिब्रा, L4 पे ये डिवाइड होती है इनटू लेफ्ट एंड राइट कॉमन आइलियक आर्टरीज। कॉमन आइलियक आर्टरीज की 2 ब्रांचेस होती हैं, एक्सटर्नल आइलियक एंड इंटरनल आइलियक। एक्सटर्नल आइलियक हम नहीं पढ़ेंगे बिकॉज ये पैर को सप्लाई करती है, हमको चाहिए जेनाइटल ऑर्गन्स के सप्लाई, तो हम सिर्फ इंटरनल आइलियक आर्टरी पढ़ेंगे। ये जो बाइफर्केशन है कॉमन आइलियक इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दिस हैपेंस एट द साइक्रो आइलियक जॉइंट। ठीक है, तो जहाँ आपका सेक्रल बोन शुरू होती है, साइक्रोआइलियक जॉइंट होता है, वहाँ पर जस्ट यानी कि पेल्विक ब्रिम पे ये डिवाइड हो जाती है इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल आइलियक, राइट। तो ओवेरियन आर्टरी यूरेटर को क्रॉस करते करते नीचे एक्सटर्नल आइलियक को भी क्रॉस करती है। यूरेटर इसके जस्ट पीछे रहता है और यहाँ से घुसती है सीधे इनफंडिबुलर पेल्विक लिगामेंट में। ये मैंने यहाँ इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। तो आपको दिख रहा है ओवेरियन आर्टरी नीचे जाते जाते जैसे ही इनफंडिबुलर पेल्विक लिगामेंट आया, ये ऐसे मुड़ गई। अब भी इनफंडिबुलर पेल्विक लिगामेंट के थ्रू जाते जाते किस किस को सप्लाई करेगी, एज द नेम इंडिकेट्स, इट विल सप्लाई द ओवरी, ओवेरियन आर्टरी, इट विल सप्लाई द फैलोपियन ट्यूब। तो एक फैलोपियन ट्यूब की ब्रांच निकलेगी ओवेरियन आर्टरी से। आगे जाते जाते यहाँ राउंड लिगामेंट होता है, आपको पता है। राउंड लिगामेंट मैंने इसमें नहीं बनाया है, राउंड लिगामेंट को भी ये ब्रांच देगी। तो इसके 3 ब्रांचेस होंगी, इनफंडिबुलर पेल्विक लिगामेंट के थ्रू ये फैलोपियन ट्यूब, ओवरी और राउंड लिगामेंट को ब्रांच देते देते अल्टीमेटली यहाँ पर एनास्टोमोस कर जाएगी विद द यूट्राइन आर्टरी। यूट्राइन आर्टरी यहाँ पर आगे खत्म होती है, ओवेरियन आर्टरी भी यहाँ आगे खत्म होती है, जस्ट एट द कॉर्नू पे ये दोनों आर्टरीज एनास्टोमोस हो जाती हैं। तो ट्यूबल ब्रांच, ओवेरियन ब्रांच और एक राउंड लिगामेंट की ब्रांच, ये होगी आपकी ओवेरियन आर्टरी का पूरा कोर्स। जब भी हम लाइगेशन करते हैं, लाइगेशन सर्जरी यानी कि ट्यूबल लाइगेशन करते हैं, ट्यूब को काटते हैं, तो ये एक बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है। ट्यूबल लाइगेशन के बाद पेशेंट्स जनरली कंप्लेन करती हैं उनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। क्यों हो जाते हैं? पहली बात तो अगर वो पहले कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर रही थी, वो बंद करने के बाद सडनली ऑपरेशन होता है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव के जो गुड इफेक्ट्स होते हैं वो सडनली ख़त्म हो जाते हैं, तो सडनली उनके पीरियड्स हैवी हो जाते हैं, कभी इरेगुलर हो जाते हैं। सेकेंड रीज़न है कि आपने देखा ये ओवेरियन एंड ट्यूबल ब्रांच ये सारी साथ साथ ही रहती है। तो जब आप ट्यूबल लाइगेशन करते हैं सर्जिकली, तो कुछ कैपिलरी, कुछ आर्टरीज कट जाती हैं, तो ब्लड सप्लाई टू द ओवरी भी हैम्पर होती है। तो क्योंकि ओवरी की ब्लड सप्लाई हैम्पर होती है, तो जो हार्मोनल सप्लाई जो ओवरी से आती है वो हैम्पर होती है, जिसकी वजह से कुछ महीनों तक थोड़ा बहुत हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को या तो लाइगेशन करते ही वापस पीरियड आ जाता है या फिर 1-2 महीने इरेगुलर चलता है। ऑलराइट, तो ये तो हो गया प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। नेक्स्ट कमिंग टू द अदर आर्टरी, दैट इज इंटरनल आइलियक आर्टरी। ये जो मैंने अभी बताया था, इंटरनल आइलियक आर्टरी लेफ्ट एंड राइट, इसको हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी भी बोलते हैं। ऑलराइट, अब इसका कोर्स क्या है? पहली बात तो ये सिर्फ
2 सेंटीमीटर्स लेंथ होती है इसकी, बहुत छोटी सी होती है और आगे जाके ये वापस से डिवाइड हो जाती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांच। पोस्टीरियर ब्रांच हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एंटीरियर ब्रांच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जितनी भी आर्टरीज निकल रही हैं वो एंटीरियर ब्रांच से निकल रही हैं, ठीक है। अब एंटीरियर ब्रांच ये वाली, इसी से यूट्राइन आर्टरी निकली है, थोड़ी सी ऊपर बना दी है मैंने, ये समझ लीजिए यूट्राइन आर्टरी इसकी एंटीरियर ब्रांच से निकलती है, तो आई वुड से यहाँ से निकली है कहीं से, क्योंकि ये जस्ट 2 सेंटीमीटर है, इंटरनल आइलेक आर्टरी जस्ट 2 सेंटीमीटर है। तो अब इसकी अगर मैं आपको ब्रांचेस बताऊँ, यू कैन जस्ट राइट इट डाउन और यू कैन जस्ट मेमोराइज, क्योंकि आप ऑलरेडी याद कर चुके होंगे। इसका निमोनिक आप खुद बना सकते हैं। पोस्टीरियर ब्रांच की 3 ब्रांचेस होती हैं, दैट इज SIL, सिल, दैट इज सुपीरियर ग्लूटियल, आइलियोलंबर एंड लैटरल सैक्रल, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है, फिर भी अगर आप चाहें तो मैं लिख सकती हूँ। पोस्टीरियर जो ब्रांच है इंटरनल आइलियक आर्टरी की, उसकी 3 ब्रांचेस हैं, SIL, S is superior gluteal, I is iliolumbar। Now the name indicates कि नीचे आइलियम बोन है और लंबर वर्टिब्रे है, तो उनको सप्लाई करेगी तो आइलियोलंबर, एंड देन लैटरल सैक्रल, लैटरल सैक्रल यानी कि सेक्रम के लैटरल पार्ट को सप्लाई करेगी। ये हो गई पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ इंटरनल आइलियक आर्टरी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एंटीरियर ब्रांच, जिसकी कि बहुत सारी ब्रांचेस हैं। अब एंटीरियर ब्रांच की जो ब्रांचेस हैं उनका अगर आप निमोनिक बनाना चाहो खुद बना लो, SOIUMII, right? So it is SOIUMII, सोई यूमी, it's up to you how you pronounce it। तो S से हो गया superior vesicle, that is your bladder, vesicle stands for bladder, तो it supplies the bladder। then obturator, ये obturator foramen में जाएगी, ये जब आप बोन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ऑब्चुरेटिव फोरामेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन्फीरियर वेसाइकल यानी कि ब्लैडर का जो इन्फीरियर पार्ट है उसको सप्लाई करेगी। ये तो हो गई SOI। U इज़ द मेन, दैट इज़ यूट्राइन आर्टरी, जिसको के बारे में हम पढ़ेंगे, यूट्राइन आर्टरी, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, यूट्राइन आर्टरी। देन दिस कम्स मिडिल रेक्टल, अगेन ये रेक्टम की सप्लाई हो गई क्योंकि यूट्रस के जस्ट पीछे रहता है रेक्टम, ठीक है, मिडिल रेक्टल। देन कम्स इन्फीरियर पोडेंडल, पोडेंडल आर्टरी सारा एक्सटर्नल जो जेनिटेलिया है, वल्वा, वेजाना, उसको सप्लाई करेगी। एंड देन कम्स इन्फीरियर ग्लूटियल, यानी कि पोस्टीरियर जो ग्लूटियल मसल्स हैं उनको ये सप्लाई करेगी। सो दीज आर द 7 ब्रांचेस ऑफ इंटरनल आइलियक आर्टरी। अब डायग्राम में मैंने मेनली यूट्राइन आर्टरी बनाया है क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। पहली बात आप ये देखो, इंटरनल आइलियक आर्टरी जो सर्जरी करते हैं, जो अगर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं या कोई PG स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सर्जरी देखी है, तो जब आप रेट्रोपेरिटोरियम खोलते हैं तो यूरेटर और इंटरनल आइलियक आर्टरी और इंटरनल आइलियक वेन, उनका क्या रिलेशन रहता है? सबसे आगे होती है आर्टरी, उसके पीछे होती है वेन, और यूरेटर लाइज एंटीरियर, इंटरनल आइलियक वेन लाइज पोस्टीरियर। सबसे आगे यूरेटर, देन इंटरनल आइलियक आर्टरी, देन इंटरनल आइलियक वेन। इस तरह से ये 3 स्ट्रक्चर्स अरेंज्ड होते हैं। जब भी आप रेट्रोपेरिटोरियम खोलेंगे, ये होगा यूरेटर, ये होगी इंटरनल आइलियक आर्टरी, ये होगी वेन। So this is how they are recognized and this is how internal iliac artery is recognized। यूरेटर की पेरिस्टाल्सिस देख के, और फिर इसको लाइगेट किया जाता है जब भी कोई जेनाइटल सर्जरी हो रही है, फीमेल यूट्रस को हम हैंडल कर रहे हैं और उस समय बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ब्लीडिंग हो रही है बिकॉज ऑफ कैंसर, बिकॉज ऑफ सिजेरियन के समय कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, हिस्टेक्टोमी के समय कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, तो डायरेक्टली जो इंटरनल आइलियक आर्टरी जहाँ से निकल रही है फ्रॉम द कॉमन आइलियक आर्टरी, इसको हम यहाँ से पकड़ के लाइगेट कर देते हैं दोनों साइड की आर्टरीज को। अब आपको लगेगा अगर लाइगेट कर दिया तो आगे की सारी ब्रांचेस खत्म, यानी कि पूरा जेनिटल जो स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाएगा। नहीं, बहुत सारी अलग आर्टरीज होती हैं जो हम आगे बताएंगे, जो कोलैटरल्स बनाती हैं, एनास्टोमोस करती हैं, और जब इसको आप बांध देते हो तो बाकी जो आर्टरीज है वो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो वो ब्लड सप्लाई जो इधर उधर से साइड से आ रही थी वो बड़ी बड़ी होकर उसको एनास्टोमोस, जो एनास्टोमोसिस है उसको यूज़ करके जेनेटल ऑर्गन्स को ख़राब नहीं होने देती, राइट, उनको गैंग्रीन नहीं बनने देती, तो ब्लड सप्लाई हैम्पर नहीं होता है। So this is 2 cm in length, internal iliac artery divides into anterior posterior branch। यूरेटर इसके आगे है, वेन इसके पीछे है। एंटीरियर ब्रांच सप्लाइज द पेल्विक ऑर्गन्स, जो मैंने बताया ये 7 ब्रांचेस। लाइगेशन जरूरी है प्रोफ्यूज हेमरेज सब वो करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज यूट्राइन आर्टरी। अब यूट्राइन आर्टरी, इसको यूट्रस तक जाना है तो आपको दिख रहा है ये नीचे जा रही है, इट गोज डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, क्योंकि ये बिल्कुल रेट्रोपेरिटोनियल है। बॉडी अगर आपकी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर देखिए तो बिल्कुल पोस्टीरियर पेरिटोनियम से यूट्राइन आर्टरी निकली है। अब इसको आगे आना है, आगे, क्योंकि यूट्रस बहुत एंटीरियरली होता है, इट इज़ विद इन द पेरिटोनियम, इट इज़ विद इन दिस बॉक्स, इट इज़
इंट्रापेरिटोनियल, इट इज़ नॉट रेट्रोपेरिटोनियल। तो रेट्रोपेरिटोनियली जब ये इंटरनल आलिक आर्टरी से निकली ब्रांच, तो अब इसको नीचे भी आना है, फॉरवर्ड भी आना है। तो इट गोज डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स अबव द यूरेटर। एज यू कैन सी ये यूरेटर है, इसको जस्ट क्रॉस करके ये ऐसे आती है यहाँ से, इफ़ यू कैन सी दिस कोर्स, ये क्रॉस करके यूट्रस की तरफ टर्न कर जाती है। तो इसको मीडियली जाना है। सो इट गोज डाउनवर्ड्स, इट गोज फॉरवर्ड्स एंड देन इट टर्न्स मीडियली। यूरेटर के आगे से टर्न करती है और इसी को कहते हैं वाटर अंडर ब्रिज। ठीक है, वाटर अंडर ब्रिज बिकॉज यूरेटर, यूट्राइन आर्टरी के जस्ट नीचे यूरेटर रहता है, यूरेटर के अंदर पानी होता है यानी कि यूरिन होती है, तो वाटर अंडर द ब्रिज है, राइट। सो इसका एक न्यूमेनिक होता है वाटर अंडर द ब्रिज। सो कोर्स इज डाउनवर्ड्स फॉरवर्ड्स अबव द यूरेटर। यूरेटर को एक सप्लाई करती है थ्रू इट्स यूरेट्रिक ब्रांच, एक छोटी सी ब्रांच देती है। देन इट गोज इनटू द इट टर्न्स टुवर्ड्स द यूट्रस, इट क्रॉसेस द यूरेटर। और इस समय इंजरी टू यूरेटर सबसे ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली जो लोग हिस्टेक्टोमी करते हैं उनको पता होगा। जब आप क्लैंप लगाते हैं जस्ट एट द लेवल ऑफ द इंटरनल ऑस, जहाँ पर ये लैटरल फॉर्निक्स है, यहाँ पर जब आप क्लैंप लगाते हैं तो यूट्राइन आर्टरी को पकड़ते समय यूरेटर भी कभी कभी पकड़ में आ जाता है। पकड़ में नहीं भी आता है तो उसके आसपास के जो पेरिटोनियम या वेसल्स है वो डैमेज हो सकती है, जिसकी वजह से यूरेटर की स्ट्रिपिंग हो सकती है, यूरेटर की सप्लाई, ब्लड सप्लाई खराब हो सकती है। ये सब हम बाद में पढ़ेंगे जब हम कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हिस्टेक्टोमी पढ़ेंगे। सो दिस पर्टिकुलर एरिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि यूट्रस के रिलेशन में यूट्राइन आर्टरी और यूरेटर कितनी दूर है। ओके तो ये अब इंटरनल ऑस के लेवल तक पहुंची और यहाँ से इसने एक डिसेंडिंग विजाइनल आर्टरी को सप्लाई किया, यानी कि एक डिसेंडिंग विजाइनल ब्रांच निकली जो कि विजाइनल आर्टरी की तरह नीचे जाएगी। और इसको हम बाद में पढ़ेंगे कि और कहाँ से निकल सकती है, ये विजाइना को सप्लाई करेगी। यूट्राइन आर्टरी एज सच ऊपर टर्न कर जाती है एंड इट देन गोज लाइक अ स्पायरल कोर्स। तो जब यूट्रस बड़ा हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, 35 सेंटीमीटर का हो जाता है प्रेगनेंसी के समय, अभी ये सिर्फ 7-7.5 सेंटीमीटर है, तो जब ये 5 टाइम्स ग्रो कर जाएगा अपने साइज से, तो ये जो टॉर्चुओसिटी आप देख रहे हैं स्पायरल आर्टरी की, ये खत्म हो जाएगी। यूट्राइन आर्टरी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, इतने मोटे मोटे वेसल्स बन जाते हैं, दे बिकम वेरी थिक सो दैट द ग्रेविड यूट्रस, द प्रेग्नेंट यूट्रस can be supplied. All right, so it runs transversely while the ureter runs approximately anterior-posterior. यूरेटर भी थोड़ा आगे आ रहा है, यूरेटर भी रेट्रोपेरिटोनियम को क्रॉस करके आगे की तरफ आ रहा है, बट इतना ज़्यादा आगे नहीं आता क्योंकि उसको ब्लैडर के पोस्टीरियर साइड पे इंसर्ट होना होता है। तो इट गोज बिलो द यूरेटर यूट्राइन आर्टरी। इसकी यूरेट्रिक कनाल होती है पीछे पैरामेट्रियम में। आर्टरी जो है पैरामेट्रियम के पास आती है, देन इट टर्न्स मीडियली। ये आपको दिख रहा है, ये पूरा पैरामेट्रियम है, ये जितना भी यूट्रस के पास का एरिया, दिस इज ऑल पैरामेट्रियम। तो आर्टरी पैरामेट्रियम में घुसने के बाद इंटरनल ऑस के लेवल पे आके, जैसे कि मैंने बताया, क्रॉस करती है यूरेटर को एंड देन इट रीचेज द लेवल ऑफ इंटरनल ऑस, गिव्स अवे ब्रांच टू द वेजाना, इसको डिसेंडिंग वेजानल आर्टरी बोलते हैं। देन इट टर्न्स एट राइट एंगल्स अपवर्ड्स, फॉलोज अ स्पाइरल कोर्स अलोंग द लैटरल बॉर्डर ऑफ यूट्रस। तो ये सारी जो यूट्राइन की ब्रांचेस हैं इनको हमको काटना पड़ता है ड्यूरिंग हिस्टेक्टोमी टिल द रीजन ऑफ द यूट्राइन कॉर्नू तक पहुंची और यहाँ पर ये ओवेरियन आर्टरी के साथ एनास्टोमोज हो जाती है। दिस पर्टिकुलर एरिया इज वेरी वेरी वैस्कुलर, क्योंकि यहाँ पर दो बड़ी बड़ी आर्टरीज आके एनास्टोमोज हो रही हैं, उनकी अलग अलग ब्रांचेस है, ट्यूबल ब्रांच है, ओवेरियन ब्रांच है, ये सारी स्पायरल आर्टरीज निकल रही है। सो दिस पर्टिकुलर एरिया, स्पेशली अगर यहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई कॉर्नू पे, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मोस्ट वैस्कुलर एरिया ऑफ द यूट्रस। इवन ट्यूबल लाइगेशन करते समय अगर आपने बहुत ज़्यादा मीडियली अपना क्लैंप लगा दिया या कटिंग कर दी, तो इस पर्टिकुलर हैमरेज को रोकना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज यहाँ दो आर्टरीज आके एनास्टोमोज कर रही हैं। ऑलराइट, देन यहाँ पर आके जैसे ही ऊपर आई कॉर्नर पे, इसने एक ब्रांच ट्यूब को दी, जैसे कि ओवेरियन आर्टरी ने ट्यूब को ब्रांच दी थी, इसने भी ट्यूब को ब्रांच दी एंड देन इट एंड्स बाय एनास्टोमोजिंग विद द ओवेरियन आर्टरी, जो मैंने अभी बताया। आप आते हैं इसकी ये वाली आर्टरीज पे। During its vertical part alongside the uterus, it sends branches which run transversely. अब ये अंदर घुसती हैं ब्रांचेस, मायोमेट्रियम तक जो जा रही है, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो मैंने क्रिस क्रॉस एरिया बनाया, दिस इज मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम में जो जा रही है आर्कुएट आर्टरीज हैं। इसी तरह से ये आर्कुएट आर्टरी जब सर्विक्स को ऐसे सर्कुलरली एनसर्कल करती है, तो इसको सर्कुलर आर्टरी ऑफ cervix बोलते हैं। arcuate artery which supplies the cervix is called at the level of internal os is called arcuate artery, which is circular artery of the cervix. So जो myometrium में जा रही है वो है arcuate arteries. Then यहाँ से arcuate arteries से निकलेंगी from which arise series of radial arteries. ये देख रहे हैं आपको, ये radial arteries निकली है। arcuate artery में से almost right angle पे radial arteries निकली जो कि endometrium को penetrate करेंगी। एंडोमेट्रियम, ये डॉटेड एरिया एंडोमेट्रियम है, इसमें रेडियल आर्टरी आई, रेडियल आर्टरी ऑलमोस्ट राइट एंगल आई, फिर ये बेसल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम तक गई, तो इसलिए इसको बेसल आर्टरी बोलते हैं। और बेसल आर्टरीज आगे जाके टर्मिनल स्पाइरल
या फिर स्ट्रेट आर्टेरियोज बन जाते हैं। तो ये स्पाइरल भी हो सकते हैं, ये वाली जो आर्टेरियोज है दिस कैन बी स्पाइरल ऑल्सो और दिस कैन बी स्ट्रेट ऑल्सो। तो जब ये बेसल आर्टरी आगे जाके बिल्कुल टर्मिनेट होती है तो इट टर्मिनेट्स इनटू आर्टेरियोल्स, यानी कि एकदम पतली पतली जो आर्टरी की ब्रांचेस है, कैपिलरीज एंड आर्टेरियोल्स बिल्कुल थिन वाली, उसको बेसल आर्टरी से निकलती हैं वो, उसको टर्मिनल स्पाइरल या स्ट्रेट आर्टेरियोज कहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे आर स्ट्रेट और स्पाइरल। ठीक है, तो इस तरह की 4 आर्टरीज में डिवाइड हुई, पहले मेन यूट्राइन आर्टरी, देन आर्कुएट, देन रेडियल, देन बेसल एंड देन टर्मिनल आर्टेरियोल्स व्हिच कैन बी स्पाइरल और स्ट्रेट। तो ये हो गई आपकी यूट्राइन आर्टरी। So you can see uterus is very vascular. This is how the baby grows inside the uterus. 35 सेंटीमीटर का इतना बड़ा यूट्रस और 9 मंथ्स बच्चे को कैरी करने के लिए इतना ब्लड सप्लाई चाहिए होता है। ठीक है, देन कमिंग टू द आर्टरी विच आई टोल्ड यू एनास्टोमोस करती है यूट्राइन आर्टरी के साथ, जिसकी वजह से अगर आप इंटरनल आइलियक आर्टरी को बांध भी दोगे तो भी यहाँ से सप्लाई आके एनास्टोमोसिस बन के जो छोटी छोटी कैपिलरीज और आर्टेरियोल्स थे वो बड़े बड़े हो जाते हैं एंड दे टेक द रोल ऑफ इंटरनल आइलियक आर्टरी टू सप्लाई द पेल्विक ऑर्गन्स एंड दैट इज कॉल्ड मिडिल सेक्रल आर्टरी। मिडिल सेक्रल आर्टरी डायरेक्टली टर्मिनल एओर्टा से निकलती है, उसका कोई लेना देना नहीं है पोस्टीरियर ब्रांच या एंटीरियर ब्रांच ऑफ इंटरनल आइलियक आर्टरी। एज यू कैन सी कहीं भी मिडिल सेक्रल आर्टरी का नाम नहीं है, ये लेटरल सेक्रल है और यहाँ पर इंफीरियर वेसाइकल है, मिडिल रेक्टल है, बट कहीं भी मिडिल सेक्रल नहीं है। तो मिडिल सेक्रल डायरेक्टली जब एओर्टा खत्म हो रहा है, टर्मिनल एओर्टा यहाँ से निकलेगी, एक्सटेंसिव कोलैटरल नेटवर्क बनाती है पेल्विस में विच प्रोवाइड्स रिच एनास्टोमोसिस बिटवीन मेजर ब्लड वेसल्स। इसीलिए जब इंटरनल आइलियक आर्टरी को लाइगेट करते हैं तो ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई एंड न्यूट्रिएंट्स जो टिश्यूज़ को चाहिए वो इसके थ्रू आते रहते हैं, तो कोई भी गैंग्रीन नहीं बनता है। ऑलराइट, नेक्स्ट कमिंग टू द विजाइनल आर्टरी, जो कि मैंने पहले बताया था, यूट्राइन आर्टरी से निकलती है डिसेंडिंग विजाइनल आर्टरी एट द लेवल ऑफ इंटरनल ऑस। बुक्स में लिखा है कभी कभी ये डायरेक्टली एंटीरियर ब्रांच ऑफ इंटरनल आइलियक आर्टरी से भी निकलती है। जैसे आपने देखा इंटरनल आइलियक आर्टरी के 7 ब्रांचेस होते हैं, उसमें से एक यूट्राइन होती है, तो या तो ये डायरेक्टली यूट्राइन से निकलेगी या फिर ये इंफीरियर वेसाइकल जो आर्टरी है वही वेजाइनल आर्टरी बन जाती है। मेल्स में क्योंकि वेजाइना नहीं होता है तो इंफीरियर वेसाइकल की कॉरिस्पॉन्डिंग आर्टरी अगर फीमेल में होगी तो डिसेंडिंग वेजाइनल आर्टरी होगी। सो एज यू कैन सी इट गोज डाउनवर्ड्स, ठीक है, इट रन्स laterally along the vaginal wall. Upper part of the vagina is supplied by this descending vaginal artery. It passes downwards through the parametrium, ये पूरा parametrium है, नीचे नीचे आई to reach the vagina in the region of the lateral fornix. But ये vaginal artery अगर यूट्राइन से नहीं निकल रही है, सीधे आपकी इंटरनल आइलेक से आ रही है, तो ये भी पैरामेट्रियम को पेनिट्रेट करते करते ऐसे आएगी और यहाँ पर ये नीचे टर्न कर जाएगी, तो अपर पार्ट ऑफ विजाना को ये सप्लाई करेगी. देन पासिस डाउनवर्ड्स अलोंग द लेटरल विजाइनल वॉल. इट सेंड्स ब्रांचेस, जैसे कि इसने आर्कुएट आर्टरी दी थी, ट्रांसवर्स इसने दी एजाइगस आर्टरीज, तो ये एजाइगस आर्टरीज हैं, ठीक है. दीज आर कॉल्ड एजाइगस आर्टरीज, जो कि दोनों साइड से आएंगी, इधर से भी आएगी इधर से भी आएगी. तो ये जो एजाइगस आर्टरीज हैं ये एनास्टोमोस करेंगी. लेफ्ट और राइट से दोनों विजाइनल आर्टरीज की जो एजाइगस आर्टरीज की ब्रांचेस है ये एनास्टोमोस करती है, और एनास्टोमोस करने के बाद ये सिंगल आर्टरी बनाती है एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली, विच इज कॉल्ड एजाइगस आर्टरी. तो ये जो ब्रांचेस है एजाइगस ब्रांचेस हैं, और यहाँ पर आके ये लंबी सी एक आर्टरी बनाती है जो एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली मिडल ऑफ द विजाइना में रन करती है. एंटीरियर विजाइनल वॉल एंड पोस्टीरियर विजाइनल वॉल में सिंगल एक आर्टरी रन करती है आगे और पीछे, एंटीरियर एजाइगस आर्टरी, पोस्टीरियर एजाइगस आर्टरी. सो दैट यू कैन सी इज विजाइना इज ऑल्सो वेरी वैस्कुलर. तो सर्जरी के समय अगर विजाइना को ठीक से टाइट नहीं बांधा गया या फिर उसको हीमोस्टैसिस प्रॉपर नहीं करी गई फॉर्निक्स को काटते समय, तो उस समय बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है. इसीलिए विजाइनल कैंसर में भी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है. सो दिस आर्टरी इफ नॉट क्लैम्प्ड एंड टाइट प्रॉपर्ली ड्यूरिंग हिस्टेक्टोमी कैन कॉज डेंजरस हेमरेज. सो एजाइगस आर्टरी दो हो गई, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. बोथ द डिसेंडिंग आर्टरीज यूनाइट टू फॉर्म एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एजाइगस आर्टरी ऑफ विजाइना. These एजाइगस आर्टरीज रन डाउन लॉन्गिट्यूडनली, वन इन फ्रंट एंड वन बिहाइंड. और जैसे कि मैंने बताया एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कॉल्पोरैफी, यानी कि जब हम विजाइनल हिस्टेक्टोमी करते हैं तो कभी कभी विजाइना को हमको कटिंग करके जो लैक्स विजाइना है उसको कट करके पीछे की तरफ पुश करना होता है, तो उसको एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कॉल्पोरैफी कहते हैं. जब वो सिस्टोसील बन जाता है आगे और पीछे बन जाता है रेक्टोसील, ये सब आप जब सर्जरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, या जब फाइनल ईयर में आएंगे तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कॉल्पोरैफी में जब विजाइना को पीछे पुश करते हैं उस समय आर्टरीज बहुत ज़्यादा ब्लीड करती हैं. सो यू हैव टू बी very very careful. So next coming to the major external genital structures, जिनको की कौन सी आर्टरी सप्लाई करती, सिर्फ उनके नाम. Coming to the external genitalia, अब इसमें सिर्फ आपको नाम पता होने चाहिए. जैसे वल्वा, पूरा वल्वा इंटरनल पुडेंडल आर्टरी से सप्लाई होता है.
इंटरनल पुडेंडल आर्टरी आपको मैंने अभी बताया था एंटीरियर ब्रांच ऑफ इंटरनल आइलिक आर्टरी है, ठीक है। एंटीरियर ब्रांच ऑफ इंटरनल आइलिक आर्टरी की जो टर्मिनल ब्रांच है दैट इज इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। बाकी दोनों पुडेंडल आर्टरीज निकलती हैं फीमोरल आर्टरी से। उसकी ब्रांचेस मैं आपको बता दूं, डीप एंड सुपरफिशियल पुडेंडल आर्टरीज। फीमोरल आर्टरी जो कि एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी की ब्रांच है, उससे डीप एंड सुपरफिशियल पुडेंडल आर्टरीज निकलती हैं। जो निकलती है इससे एंटीरियर ब्रांच से दैट इज इंटरनल पुडेंडल आर्टरी, जो कि वल्वा को सप्लाई करती है। तो अपने को सिर्फ इंटरनल पुडेंडल आर्टरी पता होनी चाहिए। इसकी इन्फीरियर हिमोरॉइडल ब्रांच है जो कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर एनल स्फिंक्टर को सप्लाई करती है। ट्रांसवर्स पेरिनियल ब्रांच है जो पेरिनियम को सप्लाई करेगी। और अल्टीमेटली ये यूरोजेनाइटल डायफ्राम यानी कि यूजीडी को पियर्स करके एक ट्रांसवर्स ब्रांच देगी जो कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेबिया एंड इरेक्टाइल टिश्यू यानी कि क्लाइटोरिस और जितने भी और बल्बो स्पॉन्जियस मसल्स वगैरह हैं उनको सप्लाई करने के लिए ये ट्रांसवर्स ब्रांच काम करेगी। तो वल्वल जो पूरा वल्वा है उसको इंटरनल पुडेंडल आर्टरी की ये तीनों ब्रांचेस इन्फीरियर हिमोरॉइडल, ट्रांसवर्स पेरिनियल एंड ट्रांसवर्स ब्रांच जो यूजीडी के बाद आती है वो सप्लाई करेंगे। Coming to clitoris, as I told you before, clitoris is erectile tissue, very vascular and lots of nerve endings, ठीक है। तो इसमें इंटरनल पुडेंडल आर्टरी एंड करती है, खत्म होती है इन द नेम ऑफ डॉर्सल आर्टरी ऑफ क्लाइटोरिस। Alright, dorsal artery of clitoris, as the name indicates, it will supply the clitoris as well as the vestibule. Vestibule is the whole area जहाँ पर vagina pierce करता है, that whole area in between the two labia. Terminal branch of internal pudendal artery has two anastomose with its two sisters जो मैंने बताया superficial and deep pudendal arteries जो कि femoral artery से निकलती हैं। Anastomose होने के बाद ये वहीं पर फिनिश हो जाती हैं। So the anastomosis of all the three pudendal arteries happens once they have supplied clitoris and vulva. कमिंग टू विजाइना, विजाइना की डिसेंडिंग विजाइनल आर्टरी जो कि या तो डायरेक्टली टर्मिनल एओर्टा से नॉट टर्मिनल एओर्टा, या तो डायरेक्टली यूरेट्रिक आर्टरी से निकलेगी या फिर इंटरनल आइलिक आर्टरी से डायरेक्ट निकलेगी। और इसका हम सप्लाई अभी पढ़ चुके, एजाइगस आर्टरीज एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली बनती हैं, राइट। Coming to the venous supply, now all the pelvic veins they form plexuses. जितनी भी veins होती हैं genital organs के around वो बहुत बड़े बड़े plexus बनते हैं and this you will come to know once you do the surgery। बड़ी बड़ी veins होती हैं मोटी मोटी because genital structures are very vascular, right। तो left ovarian vein जो है आपको पता होना चाहिए, left ovarian vein जाती है left renal vein में drain होती है और right ovarian vein सीधे inferior vena cava में जाती है। Okay, so right ovarian vein goes into the inferior vena cava and left ovarian vein goes into the renal vein, left renal vein। Pampiniform plexus बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट infundibulopelvic ligament के बगल में at the infundibulopelvic ligament it causes chronic pelvic pain। Pampiniform plexus जब भी ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी, जहाँ पर भी venous dilatations होंगे, बहुत ज़्यादा venous engorgement होगा, वहाँ पर पेन शुरू होगा, ठीक है। और ये veins तब बड़ी हो जाती है जब इन्फेक्शन होता है, तो पेशेंट को chronic pelvic pain होता है। इट बिकम्स वेरिकोज यानी कि बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी वेरिकोसिटीज़ हो जाती हैं। लार्ज डायलेटेड वेन्स दे फॉर्म अ वेरिकोसील विच इज़ सिमिलर टू दैट इन अ मेल। मेल्स में स्क्रोटम में कई बार वेरिकोसील्स बनती हैं जिसकी वजह से सीमेन क्वालिटी ख़राब होती है, स्पर्म्स काउंट कम हो जाते हैं, पेन होता है जिसको कई बार ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से रिलीव करना पड़ता है। सो दैट वेरिकोसील कैन बी सीन इन फीमेल्स ऑल्सो। यूट्राइन प्लेक्सस एज द नेम इंडिकेट्स अराउंड द यूट्राइन आर्टरी, क्योंकि हर आर्टरी के बगल में वेन होती है तो वहाँ पर प्लेक्ससेस बनते हैं। वेल डेवलप्ड होता है इन केस ऑफ लार्ज मायोमास, जब बहुत बड़ा बड़ा यूट्रस के अंदर या तो प्रेगनेंसी है या फिर बहुत बड़ा फाइब्रॉइड है, तो जो लोग सर्जरी करते हैं उनको पता चलेगा इतनी मोटी मोटी वेन्स होती हैं जिनको कि आपको काट के लाइगेट करना पड़ता है। लाइगेट नहीं करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त ब्लीडिंग होती है। ऑल्दो इट इज़ नॉट फ्रेश ब्लड, इट इज़ वीनस ब्लड, बट द ब्लीडिंग इज़ हॉरेंडस बिकॉज इतना ज़्यादा जो ग्रोथ हो रही है ट्यूमर की यूट्रस के अंदर, उसको सप्लाई करने के लिए वेन्स एंड आर्टरीज बड़ी बड़ी हो जाती हैं। सो यूट्राइन प्लेक्सस इज वेरी प्रोमिनेंट इन लार्ज मायोमास एंड प्रेगनेंसी एंड इट ड्रेन्स डायरेक्टली इनटू इंटरनल आइलिक वेन, क्योंकि इंटरनल आइलिक आर्टरी ही इसको सप्लाई कर रही है। विजाइनल प्लेक्सस अराउंड द लैटरल फॉर्निक्स, लैटरल फॉर्निक्स ऑफ विजाइना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहीं पर सारी आर्टरीज भी शुरू होती हैं, डिसेंडिंग विजाइनल आर्टरी एंड द प्लेक्सस इज ऑल्सो देयर। यूट्राइन वेन्स दे कम्युनिकेट विद विजाइनल वेन्स, जैसे कि यूट्राइन आर्टरी और विजाइनल आर्टरी कम्युनिकेट करती है।
हेंस विजानल मेटास्टेसिस, जब विजाना में कोई भी सर्जिकल मेटास्टेसिस आप देखेंगे तो वो यूट्राइन कैंसर और एंडोमेट्रियोसिस के थ्रू आ सकती है। यानी कि यूट्रस में जब कैंसर होगा तो क्योंकि उसकी सप्लाई विजाना के साथ कनेक्टेड है तो वहाँ से हम बाद में लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ेंगे तो वहाँ से मेटास्टेसिस होता है। सिमिलरली एंडोमेट्रियोसिस जो कि एक कंडीशन है जिसमें एंडोमेट्रियम इज फाउंड आउटसाइड द यूट्रस, उसमें भी विजानल मेटास्टेसिस होता है बिकॉज ब्लड सप्लाई दोनों की कम्युनिकेटेड है। मिडिल सेक्रल वेन्स, जैसे मैंने बताया था, मिडिल सेक्रल आर्टरी इज अ डायरेक्ट ब्रांच ऑफ टर्मिनल एओर्टा। दे आर 2 इन नंबर, दो वेन्स होती हैं मिडिल सेक्रल ऑन आइदर साइड ऑफ द आर्टरी एंड दे ड्रेन इनटू द लेफ्ट कॉमन आइलैक वेन। मिडिल सेक्रल आर्टरी के साथ 2 वेन्स रन करती हैं, लेफ्ट एंड राइट, और ये डायरेक्टली लेफ्ट कॉमन आइलैक वेन में जाती है। दिस यू हैव टू रिमेंबर, लेफ्ट कॉमन आइलैक वेन। ऑलराइट, नाउ there are some additional channels of venous drainage which can cause unexpected sites of metastasis। आपने देखा होगा जेनिटल कैंसर्स में कई बार लिवर में मेटास्टेसिस होता है, ठीक है। तो लिवर में क्यों होता है? बिकॉज जो पोर्टल सिस्टम है, पोर्टल सिस्टम सर्कुलेशन जो है, जो लिवर के आसपास रहता है, उसके अंदर हाइपोगैस्ट्रिक वेन एंड पोर्टल वेन्स, ये दोनों जो सिस्टम्स हैं ये कम्युनिकेट करते हैं, इनकी एनास्टोमोसिस होती है। मिडिल और इंफीरियर हिमोरॉइडल वेन्स आती है, साथ में सुपीरियर एंड सिस्टमिक हिमोरॉइडल वेन्स ऑफ द पोर्टल सिस्टम, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं बिकॉज ऑफ विच मेटास्टेसिस ऑफ जेनिटल कैंसर्स हैपेंस इन द लिवर। सिमिलरली मिडिल एंड लेटरल सेक्रल आर्टरीज जो कि एंड लेटरल लंबर वेनस सिस्टमिक एंड द वर्टिब्रल प्लेक्सस, ये भी कम्युनिकेट करते हैं। यानी कि वर्टिब्रा की जो सप्लाई है, जो वर्टिब्रे हैं आपके लंबर एंड थर्ड थोरैसिक वर्टिब्रे, उनकी जो सप्लाई है वो सेक्रल आर्टरीज के साथ एनास्टोमोसिस की वजह से कई बार जेनिटल कैंसर्स वर्टिब्रे में भी देखे गए हैं, बोन में भी मेटास्टेसिस इनकी होती है, विच इज़ वेरी वेरी रेयर, और कभी कभी इंट्राक्रेनियल यानी कि ब्रेन तक चले जाते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू लिम्फेटिक ड्रेनेज, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बिकॉज इट इज़ टू लॉन्ग एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। So guys, all the best for your exams. I don't know when your exams are because as far as I knew, अप्रैल में आपका नीट पीजी है, बट जिस तरह से कोविड चल रहा है, बोर्ड्स के एग्जाम्स भी पोस्टपोन हो गए, सो शायद आपका नीट पीजी भी पोस्टपोन हो जाए। बट कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, ऑल माई लेक्चर्स आर जस्ट फॉर योर रिविजन, यू हैव टू स्टडी प्रॉपरली, दीज आर जस्ट फॉर योर रिविजन। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस, मैंने कल भी कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि as soon as I get your questions, 25 questions at least, I will do a live session, I'll try to answer that. All right, so take care, be safe and keep studying, study hard.